हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 8 शुरू करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस का। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बात की थी ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। इस लेक्चर में अब हम लोग टाइट्रेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 8 टाइट्रेशंस या टाइट्रेशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक अननोन सब्सटेंस की, आपको इस बीकर में एक सब्सटेंस डिसॉल्व है जिसकी मात्रा का, जिसके अमाउंट का आपको पता लगाना है, ठीक है ना, जिसके अमाउंट का आपको पता लगाना है। क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, मुझे इसकी मोलैरिटी नहीं मालूम, जो भी सब्सटेंस है अननोन अमाउंट है उसका हमें पता लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये चीज जो इसके ना अननोन अमाउंट है या अननोन चीज है, उसको किसी नोन चीज से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लीजिए, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लीजिए ऐसे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया और यहां पे आप ना, ये स्टॉपकॉक है, ये ब्यूरेट है, ठीक है, और इसमें बूंद 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 ये चीज डालते हैं। ये चीज टाइट्रेंट कहलाती है, टाइट्रेंट कही जाती है, टाइट्रेंट कहा जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। इसकी अक्सर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम पता होता है, ठीक है, मोलैरिटी पता होती है, ठीक है। ये इसकी मोलैरिटी जो है M1 है, ठीक है, M1 है इसकी मोलैरिटी, ये इसकी मोलैरिटी हमें पता होती है। इस सब सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें अननोन होती है, नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, जो हम निकाल सकते हैं। इसकी मोलैरिटी हमें अननोन होती है, हाँ, इसका कितना वॉल्यूम लिया है ये हमें जरूर पता होता है। अब ये जो अननोन, जो ये नोन सब्सटेंस है, ये इसमें डालते जाते हैं, ये इससे रिएक्ट करता जाता है, और इसका इन दोनों चीजों का रिएक्शन है ना, इन दोनों चीजों, इसको टाइट्रेंट कहते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है, और इसको टाइट्रेट कहते हैं, टाइट्रेट जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, ठीक है। टाइट्रेट के बारे में हमें नहीं पता होता है, टाइट्रेट का हमें बेसिकली मोलैरिटी निकालना है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना। तो टाइट्रेंट टाइट्रेट से रिएक्ट करता है। लेट अस कॉल दिस एज ए एंड दिस एज बी, ठीक है, ए एंड बी। तो ए और बी आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, बी का अमाउंट कितना है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। तो आप ए और बी को रिएक्ट कराते जाइए, जैसे ही पूरा बी रिएक्ट कर जाएगा आप रिएक्शन रोक दीजिए, जैसे ही पूरा बी रिएक्ट कर जाएगा आप रिएक्शन रोक दीजिए। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे, ये तो डाउट नहीं है इसमें। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम इसमें एक सब्सटेंस डाल देते हैं जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है, इंडिकेटर कहते हैं। जैसे ही ये रिएक्शन पूरा हो जाता है इंडिकेटर अपना कलर बदल लेता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पे हम लोगों ने काफी बातचीत की है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए कैसे निकल सकता है ना, तो नंबर ऑफ कई तरीके से होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या है ना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके निकल सकता है, या नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर करके निकल सकता है। आप देख लीजिएगा कैसे निकलेगा। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि आप जब स्टॉपकॉक को खोलते हैं तो इसकी इनिशियल वॉल्यूम कुछ होता है, और ये जब रिएक्ट करता जाता है, मान लीजिए रिएक्शन यहां खत्म हुआ, फाइनल वॉल्यूम कुछ हुआ, तो जो वॉल्यूम रिएक्ट किया है उसको V1 कहिए। तो आप कह सकते हैं कि टाइट्रेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 1 कह सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, आपको मालूम है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, M1 इंटू V1 कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए, बी जो अननोन है,
इसकी नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर अगर नहीं पता तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 लगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 V1, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम तो इसका पता होता है, नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता होता है। नॉर्मेलिटी बड़े आसानी से निकल जाएगा, लिख सकते हैं N2 इंटू V2। तो आप यहां से बड़े आराम से N2 निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको N1 तो पहले से पता है, क्योंकि टाइट्रेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले से रहती है, और कितना वॉल्यूम इस टाइट्रेशन में लग गया वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो वो पॉइंट जिस पर है ना रिएक्शन इन दोनों का कंप्लीट हो जाए उसको इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, ठीक है। तो ये बात आ जाएगी, एक चीज, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं लिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो साथ में लिख भी रहे होंगे, है ना। तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस, इसके बारे में मैंने आयनिक कंपाउंड्स में, इसके आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने इसके बारे में डिटेल बातचीत की है कि कैसे ये एक्ट करते हैं, कैसे इनके काम करने का तरीका होता है। उसके लिए आप आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स देख सकते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच चेंज कलर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। दे चेंज कलर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। ध्यान देने की जरूरत है कि आप यहां पे, है ना, मैं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी लेके आया हूं कि अगर आपके इंडिकेटर्स जो हैं ऐसे हो जाएं, क्या अगर आपके इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि वो एसिड और बेस इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर, अगर आप एसिड स्ट्रांग लेते हैं और बेस भी स्ट्रांग लेते हैं तो आपके इंडिकेटर में कोई बंदिश नहीं है ना। आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं, एनी इंडिकेटर ले सकते हैं आप, एनी इंडिकेटर। लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, तब हम लोग, है ना, मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल रेड इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिथाइल रेड इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर एसिड वीक हो और, है ना, बेस स्ट्रांग हो और इनके बीच में टाइट्रेशन हो रहा हो, तब आप फिनॉल्थैलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। फिनॉल्थैलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जान लिया यहां पे, ठीक है। अब बात चलती है, तो मैं आपको बताऊं कि टाइट्रेशन, ये जो टाइट्रेंट है इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि टाइट्रेंट्स जो हैं, टाइट्रेंट्स दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी टाइट्रेंट्स और एक सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, ठीक है। इनके बारे में बहुत जानकारी की अधिक आवश्यकता नहीं है जानकारी की, ठीक है। ऐसे भी आपको लैब वगैरह जो स्कूल में आपको लैब वर्क कराया जाएगा केमिस्ट्री में, तो उसमें बताया जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि कुछ ऐसे टाइट्रेंट्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, जिनको हम ब्यूरेट में भरते हैं ताकि इससे इसकी मात्रा का पता लगाया जा सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप डायरेक्टली आप उठाइए, तौलिए और डायरेक्टली सॉल्यूशन बनाइए, एंड दे स्टार्ट एक्टिंग एज प्राइमरी टाइट्रेंट्स, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम डायरेक्टली तौल कर, है ना, नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ इंप्योरिटी हो या हो सकता है उसमें कुछ मॉइस्चर हो। तो ऐसे लोग जिनका सॉल्यूशन, है ना, डायरेक्टली नहीं बनता है बल्कि बनने के बाद उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, ऐसे टाइट्रेंट्स को हम लोग सेकेंडरी टाइट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि reagents which can be accurately measured, ठीक है, which can be accurately measured, and their solution need not be standardized are primary titrants, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे,
है ना, इसके कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन आप डायरेक्टली उसको तौल कर बना सकते हैं, ठीक है, या डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप जो सॉल्यूशन है डायरेक्टली उसको तौल के बना सकते हैं, ठीक है, या AgNO3 या है ना CuSO4 एटसेट्रा, इन सब के सॉल्यूशंस आप, है ना, ये प्राइमरी टाइट्रेंट्स में इनको गिना जाता है, ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी टाइट्रेंट्स, ठीक है। सेकेंडरी टाइट्रेंट्स किसे कहते हैं, है ना, जिनको आप एक्यूरेटली मेजर करके सॉल्यूशन नहीं बना सकते, बल्कि उनको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको खुद स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रिएजेंट्स विच कैन नॉट बी directly which cannot be directly which cannot be accurately measured, and we cannot make their solution directly. They need standardization. है ना, आर सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, ठीक है, आर सेकेंडरी टाइट्रेंट्स कहते हैं। इनके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना, तो इनके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे NaOH है, आप इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बना सकते, इसमें कुछ मॉइस्चर होने की संभावना होती है, या KOH है ना, या HCl है, ठीक है ना, या H2SO4 है एटसेट्रा। अब H2SO4 में अक्सर SO3 की इंप्यूरिटी होती है, ठीक है ना, या KOH में, है ना, अक्सर जो है KOH में वो मॉइस्चर होने की संभावना होती है, तो इनको आप डायरेक्टली इनका सॉल्यूशन नहीं बना सकते, इनका सॉल्यूशन बना के फिर उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं, है ना, उनकी मोलैरिटी पता लगाते हैं, तब जाके उनको टाइट्रेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अब तक ये समझा दिया कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं, है ना, और टाइट्रेंट किसे कहते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट किसे कहते हैं ये बता दिया मैंने, है ना, ये बता दिया इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ये भी बता दिया कि टाइट्रेंट्स कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या, अगली चीज ये है कि मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की और डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स की। सबसे पहले ये एक प्राइमर का काम करेगा ताकि आप आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को बेहतर समझ सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टाइट्रेशन पे बात करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यहां पे लिस्ट कर दिया है। चाहूंगा कि व्यूवर्स जो है ना, इसका नोट्स बना लें या इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। मैं यहां एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं कि Cr2O7 2- है ना, एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज करता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज करता है। ध्यान दीजिएगा MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, MnO4 बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में जाता है, चेंज होता है, ठीक है। MnO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, यहाँ पे +7 रहता है, ठीक है, +7 से यहाँ +7 से +2 जाता है, वैलेंसी फैक्टर 5 हो जाएगा, यहाँ +7 से +3 जाएगा, वैलेंसी फैक्टर, यहाँ वैलेंसी फैक्टर जो है आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा, और यहाँ ये +7 से +6 जाता है, जहां वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे +3 × 2 +6 हो जाएगा, और यहाँ पे +6 × 2 +12 है, तो यानी कि क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 6 हो जाएगा, डाइक्रोमेट का वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही याद रखिए कि रिएक्शन के दौरान आपको ये लोग जरूर मिलेंगे। आयोडेट आयन I- में चेंज होता है, MnO2 जो है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होता है, और आयोडीन I- में चेंज हो जाता है, ऐसे ही, ठीक है। ClO- जो है वो Cl- में चेंज होता है। H2O2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो H2O में चेंज होता है, और NO3- NO2 में भी चेंज हो सकता है, NO2- में भी चेंज हो सकता है, NO2 में भी चेंज हो सकता है, NO में भी चेंज हो सकता है, N2O में भी चेंज हो सकता है, और NH4+ में भी चेंज होते हुए देखा गया है, ठीक है। जबकि ओजोन हमेशा O2 और O- में ही चेंज होगा। तो ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका जैसा बिहेवियर मैंने यहां पे लिस्ट कर दिया वो वैसा ही बिहेवियर शो करेंगे, यानी Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में ही चेंज होगा। दिस इज समथिंग विच यू आर सपोज टू लर्न इट बाय हार्ट। आपको ये बात याद रखनी होगी, अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आप टाइट्रेशन के क्वेश्चंस आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक नोटेबल बात यह है
कि मन में आ सकता है सर KMnO4 तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब में काम करता है, ये एसिडिक में ही क्यों काम करता है, बेसिक में क्यों नहीं काम करता? तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में चेंज होने की टेंडेंसी होती है CrO4 माइनस में, ठीक है। और CrO4 माइनस जो है वो बहुत सारे आयंस के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। अगर आप लेड ले लेंगे तो PbCrO4 जो है ना येलो प्रेसिपिटेट के रूप में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए है ना बेसिक मीडियम हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाएगा और क्रोमेट जो है वो बहुत सारे मेटल्स के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, तो आपके है ना टाइट्रेशन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि डाइक्रोमेट चेंजेस इनटू क्रोमेट in alkaline medium and forms precipitate with some metal ions के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने है ना मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके है ना यहां तक आप कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख सके, ठीक है, लिख लीजिए। अब आइए है ना कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ चलते हैं। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहां भी वही बात है, ये लिस्ट मैंने कर ही दिया है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसको याद कर लीजिए। आयरन +2 से हमेशा +3 जाएगा जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जाता काम करेगा। आप +4 या +5 अपने मन से नहीं लिख सकते, ये केमिस्ट्री है, इसमें चीजें फिक्स्ड होती हैं, वो आपको याद रखना होता है। टिन +2 से +4 में ही जाएगा, है ना। थायोसल्फेट जो है टेट्राथायोनेट में चेंज होगा, S2O32- विल चेंज इनटू S4O62-, ठीक है ना। सल्फाइड हमेशा सल्फर में ही चेंज करेगा। नाइट्राइट हमेशा नाइट्रेट में चेंज करेगा। H2O2 जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा H2O विल चेंज इनटू O2, ठीक है। ऑक्सलेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और जिंक हमेशा ZnO2 में चेंज होगा जब वो मीडियम क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा। अब मैं लिस्ट करना चाहता हूं, लिस्ट ऑफ, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट को है ना व्यूवर्स जो है वीडियो पॉज करके है ना लिख लें। आइए अब आगे की चीजें देखते हैं। लिस्ट ऑफ कॉमन डिस्प्रपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स को भी समझा जाए कि कौन कौन से डिस्प्रपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स है, इसका भी टाइट्रेशन में काफी इस्तेमाल है, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा कि अगर आप किसी भी हैलोजन को अल्कली से ट्रीट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो X- और XO- में चेंज होगा, ठीक है। जबकि अगर आप किसी भी हैलोजन को कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली से ट्रीट करते हैं और सॉल्यूशन हॉट हो जाए, ठीक है, आप उसे गर्म कर दे तो वो X- और XO3- में चेंज होता है, ठीक है। X- और XO3- में चेंज हो जाएगा। तो ये कॉमन डिस्प्रपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही H2O2 है, H2O2 भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो H2O में चेंज हो जाएगा और नहीं तो ये O2 में चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। ये डिस्प्रपोर्शनेशन इसलिए आप देख सकते हैं यहां 0 स्टेट से -1 गया, यानी वही हैलोजन रिड्यूस किया, और 0 स्टेट से +1 स्टेट गया, यानी वही हैलोजन ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है। ऐसे 0 से ये -1 और 0 से ये है ना +5 स्टेट में चला गया, +5 स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पे ये -1 स्टेट में है, ये -2 में रिड्यूस कर जाएगा और 0 -1 से 0 मतलब क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, चौथी बात, ठीक है। अगर आप फास्फोरस को किसी भी एक्वस या कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली से ट्रीट करेंगे तो PH3 + H2PO2- में चेंज करता है। यहां भी डिस्प्रपोर्शनेशन का केस है क्योंकि फास्फोरस 0 स्टेट में है और ये फॉस्फीन में फास्फोरस यहां पे 0 से नीचे चला जाता है -3 पे और 0 से ये बढ़कर
यहां पर क्या कर जाता है, +1 स्टेट में चला जाता है। ये सारे रिएक्शंस मैंने बैलेंस नहीं रखे हैं, है ना, लेकिन आपको आप बैलेंस कर सकते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 5 या 6 में शायद, है ना, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी सिखाया आपको, ठीक है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं 6th रिएक्शन की 5th रिएक्शन, सल्फर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम में जो है सल्फर सल्फाइड में चेंज करने की S2 सल्फाइड और H2O3 थायोसल्फेट में चेंज होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो ये आपके कॉमन डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स हैं जो अक्सर आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे H3PO2 जो है वो हीट करने पर H3PO2 जो है ना, वो हीट करने पर PH3 और H3PO3 में चेंज करता है। तो ये भी एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां ये -3 घट के हो जाता है और यहां ये +3 जो है बढ़कर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि H3PO3 जो है उसको अगर आप हीट करेंगे तो वो HPH3 और H3PO4 में चेंज कर जाएगा। ये भी एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये 7th रिएक्शन हो गया। इसके अलावा कई ऐसे आयंस भी डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, जैसे ClO- को आप हीट करेंगे तो वो Cl- प्लस ClO2- में चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पे -1 है, यानी ये रिडक्शन हो गया, और यहां पे +3 है, यानी +1 से +3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं यहां पे ClO2- on heating will change into Cl- plus ClO3- and on the same lines I can write ClO3- on heating changes into Cl- plus ClO4-। तो यहां मैंने ना मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं एग्जॉस्ट कर दिए जो भी हमें डिस्प्रोपोर्शनेट करते हुए दिखते हैं। एक रिएक्शन और है ना, MnO4 2- पर मैंगनेट जो है, मैंगनेट जो है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोर्स +6 है ना, एसिडिक मीडियम में या एसिड के केस एसिडिक मीडियम में ये MnO4 माइनस प्लस, ठीक है, MnO4- और Mn है ना, MnO2 में चेंज कर जाता है, ठीक है, प्लस MnO2 में चेंज कर जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां ये ऑक्सीडाइज करके +7 में चला गया है, ठीक है, और यहां यही चीज +6 से रिड्यूस करके +4 में चली गई है। तो एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है क्या, कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए फ्लोरीन इस तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत होगा तो खुद को रिड्यूस कर सकता है पर कभी भी अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा नोट, है ना, इन रिएक्शन 1 and 2 X cannot be fluorine because fluorine is most electronegative element and hence can never be oxidized and can never be oxidized। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा, जब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी कोई हो उसके साथ, ठीक है। पर फ्लोरीन चूंकि इस दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है चूंकि फ्लोरीन इस दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी किसी भी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं हो सकता जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले और फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो चूंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए आप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने एक लिस्ट दी हुई है डिस्प्रोपोर्शनेशन के रिएक्शंस की। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को भी अच्छे से लिख लें और अच्छी तरह से इन सारे रिएक्शंस को याद कर लें। याद ये कर लें कि कौन किस में चेंज होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज किस में चेंज होती है ये आपको याद रहेगा तो आप सारे टाइट्रेशन रिएक्शंस कर सकेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अब तक, है ना, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लिए कि कौन कौन से कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन से कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और ये भी देखा कि कौन कौन से कॉमन क्या डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएजेंट्स हैं, ठीक है, रिएजेंट्स हैं। अब
हम इस चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं कि हम लोग टाइट्रेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब टाइट्रेशन शुरू करें। तो सबसे पहले टाइट्रेशन की पढ़ाई शुरू करने से पहले जानना चाहिए कि कितने टाइप्स के टाइट्रेशन और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस जो हैं मेनली 4 तरह के हो जाएंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, पिटेशन टाइट्रेशन, एंड लास्टली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है ना, उसके डिटेल्स में की जरूरत इस लेक्चर, इस सिलेबस में या इस स्कोप ऑफ सिलेबस के बियॉन्ड है ये दोनों टॉपिक ना, आपको इनके बारे में नहीं जानना है, नहीं पढ़ना है। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक्चुअली 2 ही तरह के टाइट्रेशंस आते हैं, है ना, एसिड बेस टाइट्रेशंस और रेडॉक्स टाइट्रेशंस। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अब इन दोनों टाइट्रेशंस को पढ़ें। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पे काम करेंगे। अगर ये लंबा होने लगेगा तो हो सकता है अगला लेक्चर भी एसिड बेस टाइट्रेशन पे चला जाए। ठीक है, और फिर आगे जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, आपने सिंपल टाइट्रेशन समझा है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में कोई फर्क नहीं है ना, बात वही है, बस थोड़ा सा फर्क है क्या कि एसिड बेस टाइट्रेशन में टाइट्रेंट ऐसे करके, है ना, आप जानते हैं सारी चीजें। अगर टाइट्रेंट आपका एसिड है और टाइट्रेट आपका बेस है तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन कहेंगे। ठीक है, या उल्टा कर लीजिए, आपका टाइट्रेट एक एसिड है और आप जिससे टाइट्रेशन कर रहे हैं वो एक बेस है, तो भी आप इसको क्या कह सकते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन कह सकते हैं, टाइट्रेशन कहा जा सकता है, एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाएगी, एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, कि जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर करेंगे टाइट्रेशन के लिए, टाइट्रेशन होगा जब भी एसिड और बेस का, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि, है ना, हम क्या इक्वेट करेंगे, हम इक्वेट करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या इक्वेट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, ये आपका मेन मूल मंत्र है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ठीक है, किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए ये दोनों चीजें, है ना, जब भी एसिड बेस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो और अच्छे से इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन करना। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट वॉल्यूम of 0.2n H2SO4 will be neutralized by 20 ml 0.02n NaOH solution। ठीक है, तो ये चीज है, what volume of 0.2n H2SO4 will be neutralized by 200 ml of 0.02n NaOH solution। आइए देखते हैं, कहा जा रहा है H2SO4 है ना, H2SO4 है, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग NaOH के साथ। H2SO4 0.2n है, इसका कितना वॉल्यूम लगेगा ml में, ये निकालना है मुझे। ठीक है, NaOH का 0.02n है
और 20 ml है। आप जानते हैं कि जब भी इनका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, मैंने बहुत पहले बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, और ऐसे इधर आ जाएगा इसकी नॉर्मेलिटी 0.02 इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स 20 बाय 1000। ठीक है, 1000 गेट्स कैंसिल्ड। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, 0 और ये कट के 0.2 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ml। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है 2 ml आ जाएगा, यानी 2 ml हमें NaOH H2SO4 जो है लेंगे तो वो 20 ml 0.02 H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है 20 ml ऑफ 1N HCl solution is diluted to 100 ml 25 ml of this diluted solution requires 40 ml of NaOH solution for complete neutralization calculate the normality of NaOH solution। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए सीखते हैं। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 ml 1N HCl है, इसको डाइल्यूट किया जा रहा है 100 ml तक। ठीक है, अच्छा, इसको डाइल्यूट करके 100 ml सॉल्यूशन बना दिया गया। ठीक है, ये 100 ml हो गया, तो इसकी नई नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? आपको मालूम है कि HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहां थे उतने ही यहां होंगे, यानी N1 into V1 will be equal to N2 into V2, यानी यहां पर नॉर्मेलिटी जो है 1/5 हो जाएगी, 1/5N हो गया। अब कहा जा रहा है 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 40 ml ऑफ, अब इस 100 ml में से इसका 25 ml लिया गया, 25 ml, तो वॉल्यूम बदल गया, पर कॉन्सेंट्रेशन तब तक नहीं बदलता जब तक कि आप उसको डाइल्यूट ना करें। तो याद रखिए कि यहां पर इसको डाइल्यूट किया इसलिए इसकी नॉर्मेलिटी बदल गई, लेकिन ये डाइल्यूट नहीं किया, सिर्फ पोर किया मैंने। ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन वही रहा, हाँ, वॉल्यूम 25 ml लिया गया। और इसको टाइट्रेट करने के लिए मुझे कितना NaOH लग रहा है? ये HCl है, ये NaOH है। NaOH कितना लगा? तो जो मुझे NaOH लग रहा है वो 40 ml लग रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। आपको मालूम है अगर HCl और NaOH एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 25, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? यहां पे है ना, नॉर्मेलिटी इनटू 40, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो आप कर लिया आपने। यहाँ के नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी 1/5 है, वॉल्यूम 25 है, यहाँ की नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम 40 है। ठीक है, ये आ जाएगा 5 8 40, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां नॉर्मेलिटी जो है NaOH की 1/8N हो जाएगी। ठीक है, 1/8N हो जाएगी।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने है ना सेकंड क्वेश्चन देखा इस टॉपिक पे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 ग्राम ऑफ इक्विमोलर 1 ग्राम ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ two bivalent metals require 15 ml of 0.5 NaHCl solution for complete neutralization if one metal is calcium what is the atomic mass what is the atomic mass of other metal ठीक है, कह रहा है 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर है और इक्विमोलर मिक्सचर है 2 कार्बोनेट्स का है और दोनों बाइवेलेंट मेटल्स हैं। ठीक है, बाइवेलेंट है तो अच्छी बात है, एक ना बाइवेलेंट मेटल है और इनको रिएक्ट करने के लिए 15 ml 0.5 NaHCl सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। अगर एक मेटल कैल्शियम है तो अगले मेटल का आप एटॉमिक मास बताइए। ठीक है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और एक मान लीजिए कोई M मेटल है, M कार्बोनेट है, इसका वेट x ग्राम मान लीजिए, तो इसका 1 - x ग्राम हो जाएगा। अब ये रिएक्ट कर रहे हैं HCl से, ठीक है, तो HCl दोनों से रिएक्ट करेगा, आप ध्यान दीजिएगा, HCl दोनों से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा MCl2 प्लस H2O प्लस CO2 ऐसा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि HCl के मान लीजिए यहां N1 इक्विवेलेंट्स लगे तो इसके भी N1 लगेंगे, इसके अगर N2 इक्विवेलेंट्स लगे तो इसके भी N2 लगेंगे। यानी मैं कह सकता हूं इसके मान लीजिए N2 इक्विवेलेंट्स, इसके N2 इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होते हैं किसी रिएक्शन में, बराबर लिया मैंने, और ऐसे ही इन दोनों के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर लगे, तो मैं कह सकता हूं कि HCl के जितने हैं टोटल हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उतने ही इक्विवेलेंट्स इसके और इसके जोड़ के होंगे। ठीक है ना, यानी मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। ठीक है, कहा जा सकता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा, तो वेट पता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट कैसे निकलता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा, वो तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी है 0.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स हो जाएगा 15/1000 हो जाएगा लीटर्स में करने के लिए। अब आइए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है, वेट है x, ठीक है, वेट है x अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आप कैलकुलेट करिए, 40 12 and 16 3 48 100 आएगा, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। किसी भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एरायन। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक, तो कैटायन पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस मेटल कार्बोनेट कितना हो जाएगा, तो इसका वेट है 1 - x डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा है ना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर।
बैलेंसिंग फैक्टर फिर से 2 है इसका, ठीक है, 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मान लीजिए इस मेटल का मास स्मॉल m है, प्लस, ठीक है ना, प्लस और क्या लिख सकते हैं, है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट m है और कार्बोनेट का हो जाएगा 12 प्लस 16 3 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। 12 और 16 3 48, 48 और 12 हो जाएगा 60, ठीक है, ये चीज 60 आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन चाहिए क्योंकि x और m दो अननोन है, तो एक इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा। तो सुना है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैं यहां लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, मेटल कार्बोनेट। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो इसका वेट कितना है, इसका जो है, मैं इस चीज को फिर से लिख रहा हूं, यहां पे मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो ये हो गया, दूसरा इक्वेशन है कि इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और दोनों को सेम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, यहां तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। यानी मोल्स कैसे आते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है, x है, x, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और मेटल कार्बोनेट MCO3 का वेट कितना है, MCO3 का वेट है ना 1 माइनस x और डिवाइड बाय, है ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट m का m रहेगा और ये 12 और 16 3 48 60 हो जाए। इसका मास जो है मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m लीजिए, तो आप लिख सकते हैं m प्लस 60, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करने हैं, और ताकि ये सेकंड इक्वेशन आ गया, इनको सॉल्व करके मुझे m निकालना है। एक काम हम कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, x बाई 100 की वैल्यू, इसको टू इस इक्वेशन में ये 2 अगर हमारा अलग कर दूं, मैं इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊं, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 2 यहां लिख देता हूं। तो इस पूरी चीज को, ठीक है ना, ऐसे लिखा मैंने, इस पूरी चीज को 1 माइनस एक्स बाय एम प्लस 60 बाई 2, इस 2 को भी ऊपर ले जाइए, इस 2 को भी यहां लिख दीजिए। अब मैं इस 1 माइनस एक्स बाई एम प्लस 60 को 1 माइनस एक्स बाय एम प्लस 60 को x बाई 100 लिख सकता हूं, यहां पे x बाई 100 लिख सकता हूं, तो सिर्फ इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाएगा। x निकाल लेंगे, फिर इस पे रखेंगे तो m आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यही काम कर रहा हूं, मैं 1 माइनस एक्स बाई एम प्लस 60 जो कि यहां है उसको मैं लिख रहा हूं x बाई 100। तो मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिख रहा हूं, मैं क्या लिखता हूं, 2x बाय 100 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई एम प्लस 60। 1 माइनस एक्स बाई एम प्लस 60 को क्या लिख सकते हैं, x बाय क्या 100 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 15 बाय 1000। 4x बाय 100 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15 बाय 10,000, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ये 20 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 16, ठीक है ना। x, होप आई एम करेक्ट, 2x 4x बाय 100, 0.5 लिखा है, 10 आ गया है, 0 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका x जो है वो 3 बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 बाई 16 आ गई। अब अगर x की वैल्यू है ना 3 बाई 16 आ जाती है, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं
x की वैल्यू 3/16 है, 3/16 बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/16 बाय m प्लस 60। ठीक है, m प्लस 60, और ये आ जाएगा 3/16 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 13/16 इंटू m प्लस 60। 16 गेट्स कैंसल्ड आउट, m प्लस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 1300/3। ठीक है, m प्लस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 12। ठीक है, 3 4 12, ये आ जाएगा 433.33। होप वी हैव डन इट करेक्टली। ठीक है ना, हम लोगों ने यहां कैलकुलेशन सही किया है। ये 2x और 2 इंटू 1 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज x बाई 100 4x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, गया, और 5 1 5 5 20 5 15 3/4, x is 3/16 3/16/100। ठीक है ना, और इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/16 बाई m प्लस 60। m प्लस 60 16 कट जाएगा, है ना। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 433.33 माइनस 60। ठीक है, दैट इज 0.3337। तो m इज इक्वल टू 373.33 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अगर हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक भी हो, पर जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है ना, वो एकदम सही है, और आपको इस तरह से इक्वेशन को फॉर्म करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है 20 ग्राम ऑफ H3PO4 is dissolved in water, is dissolved in water and made up to 1 liter। ठीक है, and made up to 1 liter। 50 ml of this solution, 50 ml of this solution requires 50 ml of NaOH, 50 ml of NaOH solution for complete neutralization, Determine the molarity of NaOH. Determine the molarity of NaOH. First thing. Also determine the volume of NaOH used if neutralization is carried out up to single stage। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 20 ग्राम ऑफ H3PO4 dissolved in water and made up to 1 liter। ठीक है, 50 ml of this solution requires 50 ml of NaOH for complete neutralization। Determine the molarity of NaOH। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, इसमें H3PO4 है 20 ग्राम।
और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम H3PO4 20 ग्राम 1 लीटर है। ठीक है ना, 1 लीटर है। 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अच्छा, अब 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर मींस 1000 ml। ठीक है, तो H3PO4 जो है वो 20 ग्राम है, डिसॉल्व है 1 लीटर में, यानी 1000 ml में। अब इसका 50 ml लिया गया, इसका 50 ml लेते हैं। तो ध्यान रखिए, आपने इसका कितना पार्ट लिया, आपने 1000 का में से 50 ml लिया, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं 1/20th पार्ट लिया, 1/20वां सॉल्यूशन लिया है। तो इसका भी 1/20वां भाग ही आएगा, यानी यहां पे 1 ग्राम आ जाएंगी चीजें H3PO4। अब इसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH से, आप इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH से, है ना। 50 ml ऑफ NaOH लगा है, इसकी नॉर्मेलिटी बताइए। 50 ml NaOH लगा है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? ठीक है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि NaOH जब H3PO4 से रिएक्ट कर रहा है, जब H3PO4 से रिएक्ट कर रहा है तो कई स्टेज में न्यूट्रलाइजेशन होगा। H3PO4 एक H+ लूज कर सकता है, तब वो NaH2PO4 प्लस H2O में चेंज होगा, फिर ये भी रिएक्ट करेगा NaOH से, और फिर अगला आदमी रिएक्ट करे, तो एक्चुअली 3 मोल इसके खप जाएंगे। कह सकते हैं Na3PO4, है ना। या मैं चलिए डिटेल में बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप में NaOH H3PO4 के 1 मोल से रिएक्ट करके NaH2PO4 बनाएगा प्लस H2O। फिर NaOH जितना ये बनेगा उससे रिएक्ट करने लगेगा, NaH2PO4 से रिएक्ट करेगा, क्या आ जाएगा? Na2HPO4 प्लस H2O आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर ये Na2HPO4 अगेन NaOH से रिएक्ट करेगा, NaOH प्लस Na2HPO4 will react to form Na3PO4, ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, अब होगा क्या? तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर आप करेंगे, ठीक है, अगर आप कहेंगे कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, आप इन तीनों रिएक्शंस को जोड़िए। आप जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि 3NaOH, ठीक है, आप लिख सकते हैं 3NaOH प्लस H3PO4 चेंजेस इनटू Na3PO4 प्लस थ्राइस H2O। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हुआ। देखिए, इस रिएक्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं है इस रिएक्शन पे। ये जस्ट व्यूअर्स को बताने के लिए है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है फर्स्ट स्टेज का भी न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, सेकंड स्टेज में भी न्यूट्रलाइजेशन हो गया, थर्ड स्टेज में न्यूट्रलाइजेशन हो, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया है कि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी अगर ऐसा हुआ है इनके बीच में। अगर ऐसा हुआ है इनके बीच में तो मैं कह सकता हूं कि number of equivalents of NaOH will be equal to number of equivalents of H3PO4। ठीक है, number of equivalents of NaOH कैसे निकलेगा? तो नॉर्मेलिटी जो कि N है इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स कितना? 50 ml है, 50/1000 ले लीजिए। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर H3PO4 का 3 है क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसने लूज किए हैं। ठीक है, 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट आपको पता है 1 ग्राम है। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 3 प्लस 31 प्लस 16, 4 64, जोड़ेंगे तो 98 आएगा, 98 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 1/20, 20 उधर से आ जाएगा, यानी 20 इंटू 3/98। नॉर्मेलिटी हो जाएगा 60/98, दैट इज 49, यानी 0.6122 n। तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मेलिटी जो हो जाएगी वो 0.612 हो जाएगी n। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर कर दिया।
क्वेश्चन में अभी और भी है, क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द ऑल्सो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इफ न्यूट्रलाइजेशन इज कैरिड आउट अप टू सिंगल स्टेज। ठीक है, कह रहा है कि और पता लगा, ऑल्सो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इफ इट इज कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप। एक स्टेप का रिएक्शन अगर होगा, एक स्टेप, तो कितना वॉल्यूम लगेगा NaOH का। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक स्टेज का न्यूट्रलाइजेशन होगा NaOH प्लस H3PO4 चेंजेस इनटू, है ना, NaH2PO4 प्लस H2O। ठीक है ना, H2O। अब ध्यान दीजिए क्या फर्क आएगा, फिर मैं वही चीज लिख सकता हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 लिखा जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, नॉर्मेलिटी विच इज 30/49 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो अगर ml में वॉल्यूम है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिखा मैंने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 कैसे निकलेगा, H3PO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। इस रिएक्शन में इसने एक ही H प्लस लूज किया है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। अब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। अब यहां पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, तो H3PO4 का जो वेट है वो यहां पर दिया हुआ है, कितना है, 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये 98 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट 49.2। ठीक है, आप क्या, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इन ml इज इक्वल्स टू 100/2 इंटू 3। ठीक है, 100/2 इंटू 3। ठीक है, ये आ जाएगा 50/3, यानी वॉल्यूम इन ml रिक्वायर्ड इज 16.67 ml। ठीक है, ये आपका फाइनल, इतना वॉल्यूम लगेगा अगर एक स्टेज का न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। इसके आगे ये टॉपिक काफी लंबा है, तो मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करूं, और इसके आगे की बातें, यानी जो डबल टाइट्रेशन है, एक टॉपिक बचता है एसिड बेस टाइट्रेशन में, डबल टाइट्रेशन, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।